हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आशीष सनवाल, करेंटली a थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट इन ACMS न्यू दिल्ली। और इस वीडियो में आपको डिटेल देने वाला हूँ कंप्लीट काउंसलिंग की। ऑल इंडिया कोटा क्या होता है, स्टेट कोटा क्या होता है। इंडिया के अंदर टोटल 400 मेडिकल कॉलेजेस हैं जिसमें कि क्या लास्ट रैंक रह सकती है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। पूरी कंप्लीट वीडियो को देखना ताकि आप में कोई भी स्टेप मिस ना हो सके काउंसलिंग का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखो, नीट 2025 की काउंसलिंग में ऑल इंडिया कोटा के अंदर जो सीट्स हैं वो रहने वाली हैं 15% और स्टेट कोटा के अंदर रहने वाली हैं 85%। जो ऑल इंडिया कोटा की 15% सीट्स हैं उनके अंदर क्या क्या कवर होता है। MBBS BDS गवर्नमेंट 15% सीट्स। जो एम्स की 100% सीट्स है वो MCC कंडक्ट करवाती है। MCC के थ्रू एम्स में जो एडमिशन होगा वो MCC के थ्रू होगा। उसके बाद जिपमर में 2 मेडिकल कॉलेजेस आते हैं, उन दोनों की सीट्स जो है वो MCC के द्वारा फिल होंगी। ESIC कोटा है वो भी MCC के थ्रू फिल होता है। AMU BHU सेंट्रल यूनिवर्सिटी की भी MCC के थ्रू फिल होता है। उसके बाद DU एंड IPU के जो कॉलेजेस हैं वो सारे के सारे MCC के थ्रू फिल नहीं होते। बस 2 कॉलेजेस हैं जिनके अंदर 15% कोटा है वो MCC के थ्रू फिल होता है। उसके बाद AFMC की भी 100% जो सीट्स हैं वो सारी की सारी MCC के द्वारा फिल होती हैं। उसके बाद आती हैं डीम्ड यूनिवर्सिटी। जो डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं इनकी जो सीट्स हैं वो भी MCC फिल करवाता है। उसके बाद आ जाता है हमारा चाइल्ड विडो कोटा। इसकी सीट्स भी हैं वो भी MCC के द्वारा फिल होती है। अब जो स्टेट कोटा बचता है ये होता है 85%। इसकी जो काउंसलिंग है वो स्टेट खुद कंडक्ट करवाती है और उसके थ्रू आप 85% कोटा जो है वो आप एलिजिबल हो अगर आपकी उस स्टेट की आपके पास डोमिसाइल है। अब चलो हम देखते हैं कि ऑल इंडिया कोटा के अंदर रिजर्वेशन पॉलिसी क्या है। ये रिजर्वेशन हमको कितनी सीट्स मिलती है। तो जो 15% सीट्स हमें अलॉटेड हैं उसके अंदर रिजर्वेशन है, ये 85 सीट्स के अंदर नहीं। तो 15% सीट रिजर्वेशन से ST का है, SC का है 15%, ST का है 7.5%, OBC का है 27%, EWS का है 10% एंड PWD का है 5%। अब देखो, आपको बोला जाता है कि जब आप नीट का जो फॉर्म भरते हो उसकी ईमेल आईडी और नंबर वर्किंग होना चाहिए। वो क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो रजिस्ट्रेशन के टाइम हम काउंसलिंग में नंबर प्रोवाइड करते हैं वो सेम होना चाहिए नीट एप्लीकेशन फॉर्म में, क्योंकि उसी पे आपको मेल आता है और उसी नंबर पे आपसे कांटेक्ट किया जाता है। तो इसीलिए आपको बार बार कुछ बोला जाता है कि जो ईमेल आईडी है वो वर्किंग होनी चाहिए। और अब आप जब रजिस्ट्रेशन करोगे तो उसी सेम ईमेल आईडी एंड सेम मोबाइल नंबर से ही रजिस्ट्रेशन करना काउंसलिंग प्रोसेस के लिए। जब जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो होता है www.mcc.nic.in की वेबसाइट पर। इसमें डिफरेंट राउंड होते हैं और डिफरेंट राउंड में क्या क्या प्रोसेस होता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, सबसे पहले होता है राउंड वन क्या होता है, रजिस्ट्रेशन होती है पहले। उसके बाद होता है सीट मैट्रिक्स रिलीज होती है कि कितनी सीट्स हैं वो 15% कोटा के अंदर आएंगी। उसके बाद चॉइस फिलिंग होती है, फिर चॉइस लॉकिंग, फिर रिजल्ट आता है और फिर होती है फिजिकल रिपोर्टिंग। देखो, रजिस्ट्रेशन के टाइम हमें एक नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फीस होती है जो पे करनी पड़ती है और एक होता है नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट। जो रिफंडेबल डिपॉजिट होता है उसकी अमाउंट थोड़ी ज़्यादा होती है, लेकिन ये आपको बाद में रिफंड कर दिया जाता है। तो अब रजिस्ट्रेशन फ़ीस क्या होती है। रजिस्ट्रेशन फ़ीस के अंदर जो अनरिजर्व कैटेगरी है एंड जो जनरल कैटेगरी है एंड EWS है उसको 1000 रुपये पे करना पड़ता है रजिस्ट्रेशन फ़ी। और ये जो रजिस्ट्रेशन फ़ी है ये नॉन रिफंडेबल है, आपको रिफंड नहीं होगा, नॉन रिफंडेबल है। उसके बाद आती है रिफंडेबल फ़ी। ये होता है सिक्योरिटी डिपॉजिट 10,000 रुपीज़, ये आपको पे करने पड़ते हैं एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड ये जो फीस है वो रिफंडेबल है। उसके बाद आता है OBC SC ST एंड PWD के लिए वही फीस 500 है जो कि नॉन रिफंडेबल है रजिस्ट्रेशन के टाइम पे एंड 5,000 रुपीज़ है वो है रिफंडेबल। और जो डीम्ड यूनिवर्सिटी की जो फीस है उसके अंदर हमें सिक्योरिटी मनी 2 लाख रुपीज़ है वो डिपॉजिट करने पड़ते हैं और ये 2 लाख रुपीज़ जो है वो 2 लाख रुपीज़ है वो बाद में आपको रिफंड हो जाते हैं। और 5,000 फीस है वो है नॉन रिफंडेबल, ये आपको रिफंडेबल नहीं होगी, इसकी आपको ये एक रजिस्ट्रेशन फीस है। तो ये राउंड्स चलते कैसे हैं। सबसे पहले होता है ऑल इंडिया कोटा का राउंड 1। ऑल इंडिया कोटा का राउंड 1 स्टेट कोटा से पहले इसलिए होता है ताकि जिन स्टूडेंट्स को ऑल इंडिया कोटा राउंड के थ्रू सीट्स मिल गई हैं वो सीट लॉगिंग ना कर सकें स्टेट कोटा राउंड 1 में, कि किसी और बच्चे को अगर स्टेट कोटा के थ्रू मिल रही है, ऑल इंडिया कोटा के थ्रू नहीं मिल रही, तो जो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू जिन बच्चों को सीट्स मिली हैं वो उनकी ब्लॉकिंग ना कर दें। इसलिए हमेशा पहले ऑल इंडिया कोटा होता है, उसके बाद स्टेट कोटा होता है। तो पहले ऑल इंडिया कोटा का राउंड 1 होगा, फिर स्टेट कोटा का राउंड 1, देन ऑल इंडिया कोटा राउंड 2, देन स्टेट कोटा राउंड 2, फिर वैसे ही ऑल इंडिया कोटा राउंड 3, स्टेट कोटा राउंड 3 और उसके बाद आता है स्टे वैकेंसी राउंड जिसको मोपअप भी कहते हैं पहले। तो ये स्टे वैकेंसी राउंड होगा। उसके बाद आता है स्टेट कोटा का स्टे वैकेंसी राउंड। तो देखो, अब आपने रजिस्ट्रेशन कर दी राउंड 1 के लिए, तो रजिस्ट्रेशन के बाद क्या आएगा, आपका रिजल्ट आएगा।
तो देखो अब आपने राउंड 1 के लिए रजिस्ट्रेशन कर दी। रजिस्ट्रेशन के बाद आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपने चॉइस फिलिंग की, चॉइस लॉक की, तो उसके बाद आएगा राउंड 1 का रिजल्ट। राउंड 1 के रिजल्ट में क्या होगा, या तो आपको सीट अलॉट हो जाएगी या तो आपको सीट अलॉट नहीं होगी। अगर आपको सीट अलॉट नहीं होती है तो आप डायरेक्ट राउंड 2 के लिए एलिजिबल हो, आपको कुछ नहीं करना। लेकिन अगर आपको सीट अलॉट होती है तो आप क्या क्या कर सकते हो, आप फ्री एग्जिट ले सकते हो कि आपने कोई अपग्रेड नहीं किया, कुछ नहीं किया, फ्री एग्जिट लिया और सीधे राउंड 2 में पहुंच गए अगले राउंड के लिए। या फिर आप अपग्रेड कर सकते हो। अपग्रेड क्या होता है, इसका एग्जांपल देता हूं कि जैसे कि आपको एम्स भोपाल मिल गया ऑल इंडिया कोटा के थ्रू, लेकिन आपको एम्स भोपाल नहीं चाहिए, आप चाहते हो कि आपका एडमिशन एम्स दिल्ली में हो, तो आप क्या करोगे, आप अपग्रेड पे कर दोगे उसको। कॉलेज में जाओगे, अपने डॉक्यूमेंट्स फिजिकल रिपोर्टिंग वहाँ पे करोगे और वहाँ पे लगा दोगे कि अपग्रेड। अगर मेरे को अगले राउंड में एम्स दिल्ली मिलता है तो मैं एम्स भोपाल को छोड़ दूंगा। ये होता है अपग्रेड। या फिर आपको सीट अलॉट हुई, आपने सीट रख ली और आपकी काउंसलिंग यहाँ पे खत्म हो जाती है। आप ना ही राउंड 2 में जाना चाहते हो, ना ही स्टेट कोटा के राउंड में जाना चाहते हो। आपने जो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू आपको सीट मिली, आपने वहीं सीट रख ली अपने पास, तो आपकी आगे की काउंसलिंग खत्म हो जाती है और आपको मेडिकल कॉलेज के अंदर एडमिशन मिल जाएगा। तो देखो अब राउंड 2 में क्या होता है, राउंड 2 में वहीं फ्रेश रजिस्ट्रेशन भी होते हैं, उसी के अंदर दोबारा से चॉइस फिलिंग होगी, चॉइस लॉकिंग होगी और रिजल्ट आएगा। अब राउंड 2 के अंदर दोबारा से आपको चॉइस लॉक करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आपने राउंड 1 में कर दिया तो राउंड 2 में नहीं करना होगा। राउंड 2 में आपको दोबारा से चॉइस लॉक करना पड़ेगा। अब इसमें क्या होता है, फ्रेश कैंडिडेट्स भी आ सकते हैं, जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन नहीं किया वो भी रजिस्टर कर सकते हैं, तो उनको भी चांस मिलेगा राउंड 2 में पार्टिसिपेट करने का। और जिन्होंने राउंड 1 में अपग्रेडेशन के लिए लगाया था वो भी राउंड 2 में आएंगे, और जिन्होंने फ्री एग्जिट लिया था वो भी राउंड 2 में आएंगे, और फ्रेश कैंडिडेट मैंने आपको बताया वो भी राउंड 2 में आएंगे। तो देखो अब आता है राउंड 2 का रिजल्ट। राउंड 2 में या तो आपको सीट मिलेगी या तो आपको सीट नहीं मिलेगी, या जिन्होंने अपग्रेड किया होता है उनकी सीट उनको, या तो जिन्होंने अपग्रेड किया होता है उनको नए कॉलेज में सीट मिल जाती है। अब देखो जिनको अलॉट हो गई, या तो वो काउंसलिंग एंड कर सकते हैं, कॉलेज में जाके फिजिकल रिपोर्टिंग कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर सकते हैं और मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन जिनको वो कॉलेज नहीं चाहिए और जिनको उससे बेटर कॉलेज चाहिए तो वो अपग्रेड कर सकते हैं और राउंड 3 में जा सकते हैं। या फिर जिन बच्चों ने राउंड 2 में रिपोर्ट नहीं किया, उनकी जो सिक्योरिटी फीस 10,000 रुपीज़ उन्होंने दी थी वो उनको रिफंड नहीं होगी, क्योंकि आप फिजिकल रिपोर्ट नहीं कर रहे हो। आपको सीट अलॉट हो गई है लेकिन आप कॉलेज में जाके फिजिकल रिपोर्टिंग नहीं कर रहे हो, ना तो आप सीट अपग्रेड के लिए लगा रहे हो, तो आपकी जो फीस है वो आपको रिफंड नहीं होगी। और आपको राउंड 3 के अंदर, ऑल इंडिया जो कोटा राउंड 3 का है उसके अंदर दोबारा से फ्रेश रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करना पड़ेगा। तो अगर आप बिना कुछ किए जाओगे तो आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा, या तो आपको अगर कॉलेज दूसरा लेना है तो या तो अपग्रेड कर देना या फिर वही कॉलेज ले लेना। लेकिन ये बेवकूफ़ी मत करना कि आप सोचोगे कि मैं तो कॉलेज नहीं जा रहा और ना अपग्रेड के लिए लगा रहा हूँ, सीधा डायरेक्ट राउंड 3 में मैं चले जाऊँगा। तो आप ये मत करना, आपको दोबारा से फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। 10,000 रुपीज़ एंड 1,000 रुपीज़ दोबारा से देने पड़ेंगे। अब जिनको अपग्रेडेड अलॉटमेंट सीट हो जाएगी, या तो वो कॉलेज ले लेंगे या फिर वो नहीं चाहते, वो दोबारा से सेटिस्फाइड नहीं है कि मुझे ये कॉलेज चाहिए, मुझे और अच्छा कॉलेज चाहिए, तो वो दोबारा से अपग्रेड कर सकते हैं। और जिनको अलॉटेड नहीं हुई वो तो ऑटोमेटिकली राउंड 3 के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब राउंड 3 आया, इसमें आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। जिन बच्चों ने राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन नहीं की थी, राउंड 2 में रजिस्ट्रेशन नहीं की थी क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी रैंक कम है, तो वो डायरेक्ट जो है वो राउंड 3 के लिए अप्लाई करेंगे, तो वो कैंडिडेट भी यहाँ पे आ जाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है जिनकी रैंक अच्छी होती है ना, वो भी इंतज़ार करते हैं सिर्फ और सिर्फ राउंड 3 का, कि यहाँ पे उनको बेटर कॉलेज मिलने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं, तो वो सीधा राउंड 3 के अंदर ही फ्रेश रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करते हैं। वो पहले अपना स्टेट का कोटा करते हैं, फिर स्टेट कोटा राउंड 2 करते हैं, और वहाँ पे अगर वो सर्टिफाइड नहीं होते उनकी रैंक के हिसाब से, तो वो राउंड 3 के अंदर दोबारा फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद आती है राउंड 3 में, या तो आपको सीट अलॉट होगी या फिर आपको सीट नहीं अलॉट होगी। लेकिन जिन्होंने रिपोर्टेड नहीं किया था राउंड 2 के अंदर, या फिर रिज़ाइन कर दिया था, तो जिन्होंने ये दोनों चीज़ें की थी उनको चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी दोबारा से, और फिर जाके उनको जो है फ्रेश रजिस्ट्रेशन, वो पहले फ्रेश रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद चॉइस फिलिंग करेंगे। जिन्होंने राउंड 2 के अंदर रिपोर्ट नहीं किया था उनको सीट मिलने के बाद भी। तो अब आता है राउंड 3 का रिजल्ट। तो जिन बच्चों ने राउंड 3 के अंदर ज्वाइन कर लिया है तो वो कॉलेज को अपग्रेड नहीं कर सकते, ना ही वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं स्टेट कोटा राउंड 3 के अंदर। वो ऐसा इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इसे हम सीट ब्लॉकिंग कहते हैं, कि वो राउंड 3 के अंदर भी आ रहा है, सीट अपनी लेके बैठा है, यहाँ पे अपग्रेडेशन तो होना नहीं है, तो इसके लिए वो सीट फिक्स्ड हो चुकी है। और वो
वो जाके स्टेट कोटा के अंदर भी सीट ले रहा है, तो वो कहीं ना कहीं सीट ब्लॉक कर रहा है। जिस कैंडिडेट को मिलनी चाहिए वो उसको नहीं मिलने दे रहा। अकेला बंदा 2-2 सीट लेके बैठा है, इसीलिए वो बंदा जिसका राउंड 3 में सीट अलॉट हो गया वो स्टेट कोटा राउंड 3 के अंदर अप्लाई नहीं कर सकता। जो ऑल इंडिया कोटा एमसीसी है वो लिस्ट भेजती है स्टेट, वो अपनी लिस्ट भेजती है स्टेट को कि वेरीफाई कर सकें कि इस बंदे को ऑल इंडिया कोटा के अंदर सीट मिल चुकी है, तो इसको स्टेट के अंदर सीट जो वो प्रोवाइड ना की जाए। तो अब आती है, या तो राउंड 3 के अंदर फ्रेश अलॉटमेंट होंगे और आपकी काउंसलिंग एंड हो जाएगी, आप उस कॉलेज में एडमिशन ले लोगी, या फिर आपकी जो है अपग्रेड अलॉटमेंट जो आपको राउंड 3 में राउंड 2 के अंदर जो आपने अपग्रेड किया था वो कॉलेज मिल गया और आपकी काउंसलिंग वहाँ पे एंड हो जाएगी, आप एडमिशन ले लोगे। जिन्होंने अपग्रेड किया था उनको कॉलेज नहीं मिला, तो वहीं मैं आपको कह रहा हूँ कि आप फिर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते स्टेट के जो राउंड 3 होगा उसके अंदर। और जिनको अलॉट नहीं हुआ वो तो डायरेक्टली स्ट्रे वैकेंसी राउंड में चले ही जाएंगे। अब जिन्होंने नॉट रिपोर्टेड था, मतलब रिपोर्ट नहीं किया था सीट मिलने के बाद भी, वो एमसीसी की जो ऑल इंडिया कोटा है वहाँ से आउट हो जाएंगे और वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं स्टेट के राउंड 3 के अंदर। क्योंकि इनको सीट नहीं मिली तो ये अपना जो डाटा भेजेंगे वो वेरीफाई होगा स्टेट से कि इस बच्चे को सीट नहीं मिली है ऑल इंडिया कोटा के थ्रू, तो वो राउंड 3 के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है। लेकिन ध्यान रखना, अगर आपको सीट मिली राउंड 3 के अंदर और आप वो नहीं ले रहे हो तो आप जाके स्टेट कोटा के अंदर अप्लाई नहीं कर सकते। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आपको सीट मिल रही है तो आप उसको ले लो, या तो आप एक फ्री एग्जिट ले सकते हो कि मेरे को यहाँ पे सीट नहीं चाहिए, तो वो आपको करना पड़ेगा, तब जाके आप पार्टिसिपेट कर पाओगे, वरना आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे राउंड 3 स्टेट के अंदर। अब आता है स्ट्रे वैकेंसी। स्ट्रे वैकेंसी में दोबारा से फ्रेश रजिस्ट्रेशन होता है। जिस बच्चे ने अभी तक राउंड 1, 2, 3 तीनों के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया है वो स्ट्रे वैकेंसी राउंड में भी पार्टिसिपेट कर सकता है। उसको या तो सीट अलॉट होगी तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा, उसकी काउंसलिंग यहीं खत्म होती है, या तो फिर वो रिपोर्ट नहीं करेगा। अगर वो रिपोर्ट नहीं करता है सीट मिलने के बाद, ये देखना कि ये सीट मिलने के बाद है, सीट उसको अलॉट हुई स्टे वैकेंसी राउंड में और उसने जो है वो कॉलेज में नहीं गया, फिजिकल रिपोर्टिंग नहीं की, डॉक्यूमेंट्स अप्लाई नहीं किए, तो उसको कोई सीट नहीं मिलेगी और वो डिबार्ड हो जाएगा। अगले साल का जो नीट एग्ज़ाम है उसको देने के लिए भी वो नीट एग्ज़ाम नहीं दे पाएगा और नीट की काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। तो ये गलती मत करना कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड में आपको कॉलेज अलॉट हो रहा है और आप उस कॉलेज के अंदर जा ही नहीं रहे, तो ये गलती भूल के भी मत करना। और या तो स्ट्रे वैकेंसी में आपको सीट अलॉट नहीं होगी। तो देखो ये थी पूरी कंप्लीट जो वीडियो है, मैंने आपको बता दिया कि राउंड कैसे होते हैं, राउंड 1, 2, 3, उसके बाद आता है स्ट्रे वैकेंसी राउंड। वैसे ही स्टेट की काउंसलिंग होती है, स्टेट की काउंसलिंग ऑल इंडिया काउंसलिंग के बाद होती है, ताकि बच्चे सीट को ब्लॉक ना कर सकें। इसलिए हमेशा ऑल इंडिया की राउंड फर्स्ट की जो सीट है, जो ऑल इंडिया राउंड फर्स्ट की काउंसलिंग है वो पहले होती है, उसके बाद स्टेट की काउंसलिंग होती है। तो आई होप कि आपके सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर हो गए होंगे। तो आई होप कि आपके जो सारे डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे काउंसलिंग से रिलेटेड। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है आपको सारे राउंड समझाने की। फिर भी अगर आपका कोई डाउट पड़ता है कि फ्री एग्जिट कैसे लेना है, अपग्रेडेशन कैसे होती है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं हर कमेंट का रिप्लाई करूँगा। या फिर आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, मैं वहाँ पर भी एक्टिव रहता हूँ एंड वहाँ पर भी आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। तो अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो काउंसलिंग, तो मैं आपको इसकी PDF डायरेक्टली सेंड कर दूंगा और आपको एक हेल्प हो जाएगी ये जानने में कि कैसे कैसे जो काउंसलिंग का प्रोसेस होता है वो होगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ऐसी वीडियो में लाने में काफ़ी टाइम लगता है। मैं आपको एक डिटेल प्लान देने की कोशिश करता हूँ हर बार। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।